वर्ष 2013 की बैंकिंग क्षेत्र में हुई हलचल पर एक नजर। बैंकों के एटीएम केंद्रों पर ही डेबिट कार्ड के जरिए धन की निकासी के लिए पीआईएन पिन को दर्ज करना अभी तक अनिवार्य था, जबकि बिक्री केंद्रों व मर्चेंट आउटलेट्स पर खरीदारी के लिए पिन की आवश्यकता अभी तक नहीं होती थी तथा कार्ड को स्वाइप करने पर ही खाते से वांछित राशि डेबिट हो जाती थी। डेबिट कार्डों से जुड़ी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देशों के तहत अब बिक्री केंद्रों पर भी कार्ड के इस्तेमाल के लिए पिन का पंचिंग 1 दिसंबर 2013 से अनिवार्य कर दिया है। भारत में बैंकों की दशा एवं दिशा संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2012-13 शीर्षक से नवंबर 2013 में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि देश में बैंकों के एटीएम्स की संख्या में भारी वृद्धि विगत वर्षों में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 के अंत में देश में एटीएम्स की कुल संख्या 1.14 लाख हो गई थी, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 19% अधिक थी। इसमें बताया गया कि मार्च 2013 के अंत में देश भर में स्थापित कुल एटीएम्स में यद्यपि 65% से अधिक शहरी व मेट्रोपॉलिटन केंद्रों में थे, तथापि ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी अब इनका विस्तार तेजी से हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 में देश भर में एटीएम्स की संख्या में जहां 19% की वृद्धि हुई, वहीं ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि 34% दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में एटीएम स्थापना के मामले में पहला स्थान भारतीय स्टेट बैंक का है। 30 सितंबर को देश में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम्स की कुल संख्या 32,777 यानी 32,777 हो गई थी। निजी क्षेत्र में बैंकों में इस मामले में पहला स्थान एक्सिस बैंक का है, जिसके एटीएम्स की संख्या है 11,796। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही के वर्षों में ऑन साइट एटीएम्स यानी बैंक शाखाओं में स्थापित एटीएम की तुलना में ऑफ साइट एटीएम्स यानी बैंक शाखा से इतर स्थापित एटीएम की संख्या में वृद्धि अधिक हो रही है। इस प्रवृत्ति के चलते देश भर में स्थापित कुल एटीएम में से 50% से अधिक एटीएम ऑफ साइट स्थापित हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना की अनुमति हो जाने से अब ऑफ साइट एटीएम्स की संख्या में आगे और तेजी से वृद्धि होगी। ऐसे कुछ एटीएम्स की स्थापना निजी क्षेत्र की टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन द्वारा की गई है। व्हाइट लेबल एटीएम से तात्पर्य बैंकों के अतिरिक्त अन्य किसी एजेंसी या फर्म द्वारा स्थापित एटीएम से है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में एक नया बैंक नवंबर 2013 में अस्तित्व में आया। मुख्यतः महिलाओं को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित इस बैंक को भारतीय महिला बैंक नाम दिया गया है। इस बैंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ 19 नवंबर 2013 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 96वें जन्मदिवस के अवसर पर मुंबई में किया। इस उद्घाटन के साथ ही बैंक की पहली 7 शाखाओं जो मुंबई के अतिरिक्त कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ में स्थित है, कामकाज शुरू कर दिया। बैंक की अन्य नई दिल्ली शाखा ने बाद में दिसंबर 2013 में चुनाव उपरांत काम शुरू किया है। मार्च 2014 के अंत तक इस बैंक की शाखाओं की कुल संख्या 25 करने का सरकार का इरादा है। 1000 करोड़ रुपए की पूंजी से शुरू किए गए इस बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक रही उषा अनंत सुब्रमण्यम को इस बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। बैंक के निदेशक मंडल में शामिल की गई सभी अन्य 7 सदस्य महिलाएं ही हैं। बैंक के कर्मचारियों में भी न्यूनतम 7.0% महिलाएं ही रखने की बात वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की है। महिला सशक्तिकरण भारत का सशक्तिकरण इस बैंक की पंचलाइन है। बैंक में पुरुषों को भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, किंतु ऋण वितरण सहित
सभी सुविधाओं व योजनाओं में महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सार्वजनिक बैंकों की इक्विटी में सरकारी हिस्सेदारी घटाने का रिजर्व बैंक रिपोर्ट में सुझाव। देश में बैंकों की स्थिति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट 21 नवंबर 2013 को जारी की गई। ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया शीर्षक से जारी वर्ष 2012-13 की इस रिपोर्ट में एक ओर बैंक ऋणों की गिरती हुई गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की गई, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी घटाने का सुझाव इसमें दिया गया। बैंक ऋणों की गिरती हुई गुणवत्ता का उल्लेख करते हुए रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विशेषतः औद्योगिक एवं आधारित संरचना क्षेत्रों में ऋणों की गिरती हुई गुणवत्ता के चलते स्ट्रेस्ड एसेट्स कुल प्रदत्त ऋणों के 9.2% मार्च 2013 के अंत में हो गए थे। मार्च 2012 के अंत में ये कुल प्रदत्त ऋणों के 7.6% थे। स्ट्रेस्ड एसेट्स से तात्पर्य बैंकों के खराब ऋणों व पुनर्रचित ऋणों के योग यानी बैड डेबिट्स प्लस रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड लोन्स। मार्च 2012 के अंत में ये कुल प्रदत्त ऋणों के 7.6% थे। स्ट्रेस्ड एसेट से तात्पर्य बैंकों के खराब ऋणों व पुनर्रचित ऋणों के योग से है। इसके लिए विभिन्न कारणों का विश्लेषण भी रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में किया गया है। बैंकों की बढ़ती हुई गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों यानी NPAs पर चिंता व्यक्त करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर प्राथमिकता क्षेत्रों यानी नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में NPA भी ज्यादा वृद्धि 2012-13 में हुई। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी कम करने का सुझाव बासेल 3 मानकों के अनुपालन के संदर्भ में पूंजी संवर्धन के लिए दिया गया है। इससे बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों की इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी वर्तमान में 55% से 82% तक है। वैधानिक प्रावधानों के तहत ये हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी हिस्सेदारी कम करने की पर्याप्त गुंजाइश विद्यमान है। रिजर्व बैंक का मानना है कि निजी क्षेत्र को इक्विटी जारी कर यह हिस्सेदारी घटाई जा सकती है तथा इस तरह जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी से बासेल 3 मानक पूरे करने में मदद बैंकों को मिलेगी। ये मानक पूरे करने के लिए मार्च 2018 तक बैंकों को रुपए 4.15 लाख करोड़ की आवश्यकता रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में बताई गई है। इसमें 1.4-1.5 लाख रुपए करोड़ इक्विटी पूंजी के रूप में व 2.65-2.75 करोड़ की आवश्यकता नॉन इक्विटी कैपिटल के रूप में आकलित की गई है। बैंकों के मामले में अन्य विभिन्न मुद्दों के उल्लेख के साथ देश में बैंकिंग विस्तार एवं विकास के लिए नए बैंकों की स्थापना के लिए उदार नीति का पक्ष RBI की इस रिपोर्ट में लिया गया है। ज्ञातव्य है कि निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए 26 विभिन्न कंपनियों के आवेदन RBI के पास लंबित है तथा उन्हें बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में RBI का निर्णय मार्च 2014 तक अपेक्षित है। निजी बैंकों का अधिग्रहण कर सकेगी विदेशी बैंकों की अनुषंगी। रिजर्व बैंक ने 6 नवंबर 2013 को विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाइयों को देश में निजी बैंकों का अधिग्रहण करने और कहीं भी शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी है। रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंक की अनुषंगी को स्थानीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की भी अनुमति दी है। हालांकि विदेशी बैंक की अनुषंगी द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले निजी बैंकों में उन्हें 74% से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं होगी। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय तौर पर गठित बैंकिंग कंपनी के तौर पर विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों के साथ लगभग घरेलू बैंकों की तरह राष्ट्रीय स्तर का व्यवहार किया जाएगा, जिससे वह उन संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर जहां रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक है को छोड़कर कहीं भी शाखाएं खोल सकेंगे।
दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विदेशी बैंकों के संभावित वर्चस्व से बचाने के लिए रूपरेखा के इस ढांचे में उनके विस्तार पर अंकुश लगाने के भी कुछ उपाय किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि देश में विदेशी बैंकों की पूंजी और रिजर्व समूची बैंकिंग प्रणाली की पूंजी और रिजर्व के 20% से अधिक हो जाएगी तो विदेशी बैंकों की नई पूर्ण स्वामित्व वाली इकाइयों के प्रवेश अथवा नई पूंजी डालने पर रोक लगा दी जाएगी। नियमों के अनुसार विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई में शुरुआती न्यूनतम चुकता मतदान वाली इक्विटी अथवा नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए रखी गई है। रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों के मुताबिक अगस्त 2010 से पहले स्थापित विदेशी बैंकों को उनकी शाखाओं को पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई में परिवर्तित करना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर के दूसरे बैंकों के समान व्यवहार का आकर्षण देकर इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे विदेशी बैंक जिनके अपने देश में जटिल ढांचा है और अपर्याप्त खुलासे वाले नियम हैं तथा व्यापक इक्विटी आधार नहीं है, उन्हें भारत में केवल पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के जरिए ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दूसरी तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऊंची मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अपनी अल्पकालीन नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25% की वृद्धि कर दी है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से EMI का बोझ और बढ़ सकता है। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने 29 अक्टूबर 2013 को दूसरी तिमाही की मौद्रिक नीति समीक्षा जारी करते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25% बढ़ाकर 7.75% कर दिया। रेपो वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को एकाध दिन के लिए नकद राशि उधार देता है। दूसरी ओर बैंकों की बढ़ी हुई अतिरिक्त नकदी की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक से धन लेने को सस्ता करते हुए सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF दर को 0.25% घटाकर 8.75% कर दिया गया। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी आर्थिक वृद्धि के अनुमान को भी 5.5% से घटाकर 5% कर दिया। रिजर्व बैंक ने रेपो दर और MSF के अलावा अन्य दरों को पूर्ववत रखा है। समीक्षा की खास बातें इस प्रकार रही। रिवर्स रेपो दर 0.25% बढ़कर 6.75% हुई। CRR 4% पर अपरिवर्तित। MSF 0.25% घटकर 8.75% हुई। बैंक दर 0.25% कम होकर 8.75% हुई। रेपो MSF दर का अंतर घटा। महंगाई के चलते बढ़ी है रेपो दर। वृद्धि दर अनुमान घटाकर 5% किया। निर्यात आयात बैंक ने निवेश हेतु चिन्हित किए 15 देश। भारत के निर्यात आयात एक्जिम बैंक ने अच्छे निवेश गंतव्य के रूप में 15 अफ्रीकी देशों को चिन्हित किया है। इन देशों में मिस्र, केन्या, दक्षिण अफ्रीका व नाइजीरिया शामिल है। अफ्रीका में अवसरों का फायदा उठाने की इच्छा रखने वाली अनेक भारतीय कंपनियां अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी के अभाव में फैसला नहीं कर पाती। एक्जिम बैंक द्वारा चिन्हित शीर्ष देशों में अल्जीरिया, अंगाले, कोटे डेलवोर, कांगो, मिस्र, घाना, केन्या, मोरक्को, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया व युगांडा है। एक्जिम बैंक की इस महाद्वीप में बड़ी परियोजना में टाटा ग्रुप का वाहन वित्त पोषण तथा सुजलोन ग्रुप का विंड टरबाइन उपक्रम शामिल है। बैंकिंग गोपनीयता में स्विट्जरलैंड अग्रणी। वित्त मामलों में दृष्टिकोण से स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे गोपनीय स्थल बना हुआ है, जबकि एक नए वैश्विक पैमाने में भारत को
32वां स्थान दिया गया है। फाइनेंशियल सेक्रेसी इंडेक्स के अनुसार स्विस बैंकों की चर्चित गोपनीयता नीतियों के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान के बावजूद वित्तीय मामलों में गोपनीयता वहां सबसे अधिक है। इसके बाद शीर्ष 10 देशों में क्रमशः लग्जमबर्ग, हांगकांग, केमैन आइलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, लेबनान, जर्मनी, जर्सी तथा जापान को रखा गया है। ये सूची वैश्विक अनुसंधान समूह टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने तैयार की है। इसमें दुनिया भर के 82 अधिकार क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये सूचकांक कर चोरों की ऐशगाह के बारे में पारंपरिक धारणा को गलत साबित करता है। इसमें कहा गया है कि स्विट्जरलैंड दुनिया की कर ऐशगाहों यानी हेवन का पितामह है। यह दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में से एक है। फाइनेंशियल सिक्रेसी इंडेक्स में भारत को मिला 10वां स्थान। गोपनीयता के दृष्टिकोण से भारत को मिले 100 में से 46 अंक। शीर्ष 10 अंकों में अमेरिका, हांगकांग और सिंगापुर शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कर चोरी की ऐशगाहों का पितामह है स्विट्जरलैंड। साल 2012 में स्विट्जरलैंड में लगभग 2800 अरब डॉलर की आस्तियां प्रबंधन अधीन थी। भारत को इस सूची में 32वें स्थान पर रखा गया। इसे गोपनीयता के दृष्टिकोण से 100 में से 46 अंक मिले। बैंकों का एनपीए 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक। देश के 40 सूचीबद्ध बैंकों का गैर निष्पादित आस्तियां यानी एनपीए चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 38% बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक यह 93,109 करोड़ रुपए था। एक अध्ययन में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक बैंकों का फंसा कर्ज 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। अध्ययन के अनुसार 40 सूचीबद्ध बैंकों में से 14 बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियों में पहली छमाही में 50% से अधिक का इजाफा हुआ है। हालांकि शीर्ष 10 बैंकों का एनपीए में हिस्सा छमाही के दौरान घटकर 67.8% रह गया, जो मार्च 2013 के अंत तक 70% था। पोर्टल एनपीए सोर्स काम के अध्ययन के अनुसार 7 बैंक ऐसे थे जिनका एनपीए छमाही के दौरान 3.5% बढ़ा, जबकि इससे पिछली तिमाही में उनके एनपीए में इजाफा नहीं हुआ था। सितंबर तिमाही के अंत तक बैंकों का सकल एनपीए 2,29,007 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च तिमाही के 1,79,891 करोड़ रुपए के मुकाबले 27% अधिक था। दूसरी तिमाही के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई बैंक तथा यूनियन बैंक सभी के शुद्ध एनपीए में 30% से अधिक की वृद्धि हुई। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित आईएएस मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की सीडी या डीवीडी प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।